हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ उसी टेंस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने टेंस को सीख लिया कि टेंस क्या चीज़ था और कितने भागों में डिवाइड था। तो उस पहले वाले वीडियो के बाद हमने अभी जो पिछली वाली वीडियो में मेंशन किया था यानी जिसके बारे में बात की वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भली भांति समझ पाए होंगे एक आसान भाषा में। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए खास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान कैसे होती है। जनरली तो रहा रही बोल दिया जाता है और भी आसान भाषा में इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। तो जी फ्रेंड, आप देख रहे हैं जैसे बोर्ड पे मैं पहले से ही बना रखा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सब कुछ मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे जरा देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है कि राइट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी और टेंस का मतलब होता है काल। तो जस्ट हम बात करने वाले हैं वर्तमान जारी काल का। मतलब इसमें एक बात ये करनी होती है कि मतलब काम हमेशा होता है कि चलता रहता है। तो फ्रेंड इसके मैं सेकंड नाम की भी बात कर लेता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कई बार एग्जाम्स का सेकंड नाम भी पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द सेकंड नेम, मतलब इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दूसरे नाम की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया बट और भी आपको बता देता हूँ जिसकी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। क्या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। रीजन क्या है कि इम्परफेक्ट है तो वो अबोल्ड है, मतलब काम पूरा नहीं है। अब जब काम पूरा नहीं है तो अब अपूर्ण है, मतलब चल ही रहा है तभी तो नहीं पूरा है, तो मतलब ये हो जाएगा दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। और कभी कभार में इसका तीसरा नाम भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द थर्ड नेम। तो थर्ड नेम की बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्या ले सकते हैं फ्रेंड? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी प्रोग्रेसिव का मतलब होता है वर्ब प्रगतिशील, यानी जब कोई भी काम प्रगतिशील हो तो वो चल रहा है यानी जारी है। टोटल में आगे से तीन नामों से जानते हैं। पहला है कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा हो गया आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा हो गया आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हो गया। तो ये तो नाम की बात हो जाती है। अब हम थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। काम की बात में क्या है कि इसकी पहचान क्या होगी। जैसे कि आप सिंपल यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने लिखा है रिकग्निशन, इंग्लिश वर्ड है जिसकी हिंदी होती है पहचान। तो पहचान में ये जनरली हम लोग जानते हैं रहा है, रही है और रहे हैं। तो रहा है, रही है और रहे हैं, ये जनरल वाली बातें हैं। लेकिन कई बार फ्रेंड्स हमारे सामने ऐसी भी बात नहीं, ऐसी सिचुएशन आती है कि जब रहा रही नहीं भी होता है, कुछ और भी आता है लेकिन वहाँ पे भी कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस वाले विशेष बात को हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारी जो रियल पहचान अगर देखें तो ये यही है आपके पास, रहा है, रही है और रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखने में क्या है कि आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज एम आर क्या मिलेगा फ्रेंड आपको? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें वर्ब क्या, तो वर्ब में आप देख पा रहे हैं कि वर्ब में आपको क्या आएगा? आईएनजी आएगा। ठीक है, तो आईएनजी वर्ब का फॉर्मेट लग जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो देखते हैं कि हमारा सबसे पहले लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। वैसे तो हिंदी होती है इसकी सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब हमारे पास ये पहला सेंटेंस है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा है। कौन स्कूल जा रहा है? वह स्कूल जा रहा है। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाती है? आप देख पा रहे हैं वह की अंग्रेजी क्या है? यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इज। अब कौन सा काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना यहाँ पे जाने का, तो जाने की अंग्रेजी होती है गोइंग। तो आपने यहाँ पे गोइंग लगा दिया। फिर क्या है? स्कूल। तो स्कूल के पहले हम अक्सर टू लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड आपने बिल्कुल आसानी से बना लिया कि ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रहा है। अब बात आती है कि ये तो बन गया, तो अब हमें क्या बनाना है? रूल बनाना। तो देखिए रूल क्या है कि रटते हैं लोग फटाफट, तो रटने में क्या है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। आज रटो कल भूल जाओ।
फ्रेंड बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने का मतलब एक होता है, देखिए एस एन, और ये हो जाएगा आपका पी एन एस हो गया, ठीक है। आप सही लिखे। तो चूंकि हो गया कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का करेंगे, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, मैंने आर का प्रयोग करेंगे। अब एक बात आती है ना कि इसमें इज एम आर भी है, फिर एम भी है इसमें, तो एम का किसके साथ आएगा, एम जो होता है ना वो आर के साथ होता है, सॉरी एम क्या है कि आई के साथ, मतलब एम जो है अकेला था, क्योंकि सिंगुलर वाले तो चले गए इज के, पर प्लूरल है तो वो आर है। एम बेचारा तना था, तो हर एक तना के लिए कोई कोई सहारा मिल ही जाता है, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, बट ऐसा यहाँ नहीं हुआ। एम का ये एक उसका सच्चा दोस्त मिल गया, आई वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तो आप ये देखेंगे पूरे इंग्लिश में आई के साथ अगर एजीएमआर की बात करें तो उसमें से एम आता है हमेशा, इसके दर नहीं बदलता है। चलिए, तो ये आप फिक्स देख पा रहे होंगे। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए अगर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात देखें देखिए आपको मिल जाएगा वर्ब। वर्ब में क्या होगा, आईएनजी फॉर्मेट मिलेगा। आईएनजी के बाद आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए और ऑब्जेक्ट के बाद आप एबीसी ले लीजिए। अगर ये वाले सिस्टम में अगर आप चलते हैं तो आपका कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। रीजन है कि अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और आई है तो एम लगाएंगे। अब आइए देखिए आगे, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो जैसे ही मुझे मिला कि रहा हूँ तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। तो जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ फ्रेंड, तो उसको हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना। तो मैं की अंग्रेजी का होती है आई, आई के साथ क्या लगेगा, सीधी सीधी आपको दिख रहा है कि आई एम है, आई एम। फिर पढ़ने की अंग्रेजी देखिए क्या होगी, वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ने की अंग्रेजी आप यहाँ पे लेंगे रीड, और रीड में देखिए क्या लगना चाहिए, आईएनजी लगना चाहिए, जी बिल्कुल सही है, ये इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। तो ये हो गया कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ, इस बात को जरा देखिए, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग इंग्लिश। आपने बिल्कुल सही समझा कि आई एम रीडिंग इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ता हूँ, तो एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, तीसरा। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है ना फ्रेंड, ये देखिए सबसे बड़ी बात है दे हमको मिल गया प्लूरल है, इसके साथ क्या आएगा, आर, तो ये हो गया आपका दे आर, अर्थात वे हैं क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले। अब आप इसमें आसानी से क्या कर दीजिए, आप इसमें आईएनजी लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका दे आर प्लेइंग। क्या हुआ फ्रेंड्स, दे आर प्लेइंग हुआ। अब देखिए कि प्लेइंग के बाद क्या है कि यहाँ पे क्रिकेट, क्या खेल रहा है, ये खेल रहा था, खेल मतलब क्रिकेट, तो ये हो गया फुल स्टॉप। तो जस्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या है कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी क्या बन गई है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या बनी है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट बनी। बिल्कुल सही समझ में आया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव टेंस बड़े आसानी ढंग से सीख लिए होंगे। ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अगर सिंगुलर है तो इज लगा के आईएनजी लगा दो, और अगर प्लूरल है तो आर लगा के आईएनजी लगा दो, और आई है तो फिर एम लगा के आईएनजी लगा दो। मतलब तो ये बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल आसान है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव वाला पार्ट तो सीख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा, फिर एजीएमआर होगा, आईएनजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की बात करने। तो दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस मिलने वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से प्रश्न बन जाते हैं। एक तो हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है ना, वो सेंटेंस की शुरुआत में आता है, और एक प्रकार का हमारा प्रश्न जो बनता है वो बीच में आता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि देखिए
बात कर लेता हूँ जो हमारा क्या से शुरू होता है, ठीक है। वो बहुत आसान होता है और उसमें भी आपको घबराना नहीं है, जब बीच में कब क्यों कहाँ आएगा कैसे, इसलिए नहीं घबराना है कि मैं बताऊंगा आपको ऐसे, भूल न पाएंगे आप जैसे। तो थोड़ा सब्र करें, धैर्य रखें। तो अभी हम पहले वाले प्रकार को सीखेंगे जो क्या से शुरुआत होता है, ठीक है। आइए मेरे साथ देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं। 5 एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, क्या वाले 3 लिख दिया कि जो क्या है ना शुरुआत में आ जाता है। अब आपको देखिएगा कि चौथे और 5वें नंबर पे मैंने लिया हुआ है बीच में एक कहाँ है, एक क्यों है। तो हम बता देंगे यहाँ ये क्यों है और कैसे। चलते हैं हम ट्रांसलेशन की तरफ। तो जरा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि क्या हुआ है, स्कूल जा रहा है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि देखो ये लिखा है ना कि क्या हुआ, स्कूल जा रहा है। तो क्या को आप कवर कर लो। जब क्या को कवर करोगे तो ट्रांसलेशन आप पीछे से बना सकते हो, इधर वाला। जैसे यहाँ पे वह स्कूल जा रहा है। चलो ठीक है, मैं ये भी सिखा देता हूँ कि जैसे मान एक चीज और है कि अगर क्या की शुरुआत, किसी भी वाक्य का शुरुआत में अगर क्या से हो जाए ना तो घबराना नहीं चाहिए। आप बस एक चीज देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने क्या किया था, जैसा है ये वर्ड स्कूल जा रहा है, तो आपने इसको बना लिया है। तो इसमें क्या परिवर्तन हो गया है, सिर्फ आगे आपने क्या को रख दिया है। तो अंग्रेजी में क्या परिवर्तन होता है, बस किसी चीज को तो जानना है। तो अंग्रेजी में परिवर्तन होता है कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उठा के पहले कर देते हैं। यानी इंट्रोगेटिव में करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये भी बता रखा है कि अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत में क्या से होती है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो नहीं लिखते तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं वो जरा देखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट क्या ही है, तो ही सिंगुलर है, इसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगा, इज मिलेगा। अब कौन सा काम है, जाने की अंग्रेजी, तो जाने की अंग्रेजी क्या, गो। अब इसमें क्या जोड़ देंगे आप, आईएनजी जोड़ देंगे। इज ही गोइंग, मतलब क्या हो गया, इज ही गोइंग हो गया। तो क्या हुआ, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो इसलिए हो जाएगा इज ही गोइंग टू स्कूल। बिल्कुल आपने सही समझा कि ये हो गया आपका प्रश्न। हिंदी में अगर आप ये कहते हैं कि क्या हुआ, स्कूल जा रहा है, और इंग्लिश में आपको कहना पड़ेगा ये इज ही गोइंग टू स्कूल। तो आप बेहद आसान तरीके से समझिए। अब चलिए रूल बना देते हैं इसका। तो जब रूल की बात आएगी तो आपको ऐसे एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस एक्शन में आप इस तरह से कर लीजिए, इज एम और आर, यानी ये हो जाएगा इज एम और आर। अगर इज की बात करें तो ये सिंगुलर के साथ जाएगा, और आर की बात करें तो ये प्लूरल है, और आई तो आपको पता है कि किसके साथ होता है, एम आई के साथ होता है। अब यहाँ पे काम करिए कि आपने सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब लिया, दूसरे नंबर पे आपने सब्जेक्ट लिया, और तीसरे नंबर पे आपने जो लिया वो था वर्ब, और वर्ब में आपने क्या लगाया है, आईएनजी। अब आईएनजी के बाद आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका ईटीसी हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही समझा। तो फ्रेंड समझ में आ गया कि आपको रूल भी क्लियर हो गया कि सबसे पहले अगर क्या लग जाए ना तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। अब आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो इस वाक्य को देखने से बढ़िया है कि आप इसको कवर कर लो, तो हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ का ट्रांसलेशन पूरा आपके सामने है, आई एम रीडिंग इंग्लिश। फर्क क्या हुआ कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसमें हिंदी में क्या लगा दिया, क्या किया गया है, क्या लगा दिया गया है। तो अंग्रेजी में क्या करो ना कि जो यहाँ पे है उसका हेल्पिंग वर्ब आगे कर देना है, सीधे क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब आगे, यानी आपका एम आएगा, आई एम आई रीडिंग इंग्लिश होना। तो देखिए सीधी सी बात ऐसे भी देख लो, क्या है तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एम, और फिर हमारा सब्जेक्ट है आई। अब काम कौन सा कर रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड, जिसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, तो भी ये इंग्लिश पढ़ रहा है तो पढ़े इंग्लिश ही लगा देते हैं आप। तो ये भी आपका बन के तैयार हो गया कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, और इंग्लिश बन गई एम आई रीडिंग इंग्लिश। ठीक है, बहुत आसानी से सीख गया। अब हम क्या करते हैं कि अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं
और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या है आपको ये देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? तो यह भी तो प्रश्न हुआ ना, क्योंकि शुरुआत किससे हो गई, ये क्या से होगी। और बार बार यही मैं बता रहा हूँ कि मतलब क्या की शुरुआत अगर है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका ये है दे। अब तो आपका सब्जेक्ट दे है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है। प्ले में क्या जुड़ जाएगा आपका, आईएनजी जुड़ जाएगा। तो क्या खेल, देखिए आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं, जी हाँ खेल रहे हैं। तो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिए क्रिकेट। तो ये हो गया आपका देखिए क्वेश्चन, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फ्रेंड अब ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य का ट्रांस से ना बहुत आसानी से बना दोगे। अब मुश्किल जहाँ भरा है वो मुश्किल भरा कहाँ है कि जब वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। बट आप बेफिक्र रहें, धैर्य रखें, मैं आपको इन जो बीच में आते हैं प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे, मैं आपको बता दूंगा, ऐसे भूल न पाएंगे आप जैसे। तो जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से मैं बताता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये कहाँ जा रहे हो, सीधे इसको गोला बना देना। क्या कर देना है, सीधे सीधे इसको गोला बना दीजिए। अब गोला बनाने के बाद ना एक ट्रिक ले लो, यहाँ ट्रिक का काम क्या करना कि यहाँ क्या जोड़ दो, ठीक है। अभी इसलिए मैंने क्या जोड़ा है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है आपके ऊपर। तो देखिए क्या तुम जा रहे हो, तो बार बार आपको मैंने यही सिखाया था कि क्या अगर वाक्य की शुरुआत में हो ना तो क्या कि अंग्रेजी तो लिखते नहीं, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो यू के अकॉर्डिंग अगर हेल्पिंग वर्ब लेना चाहेंगे आप यहाँ पे क्या लेंगे, आर, और सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो, जिसमें क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए ना मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अपन सबकी अंग्रेजी तो हो गई, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब, तुम के लिए यू, कहाँ के कहाँ को तो राउंड किया, जाने की अंग्रेजी गोइंग। तो ये सब हो गया, बचा क्या है, कहाँ की अंग्रेजी बची है। तो कहाँ की अंग्रेजी को ना यहाँ से उठा करके लाओ और पहले ही रख दो। तो कहाँ की अंग्रेजी आपने क्या रख दिया पहले। अब जरा पढ़ के दिखाओ, आपको कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा कि वेयर आर यू गोइंग, हिंदी बोलो तुम कहाँ जा रहे हो। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बीच में अगर कब क्यों कहाँ कैसे आए ना तो घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है। आप सिंपली क्या लगा करके उसको बना डालो और जो बीच में है उसको उठा के पहले लिख डालो, हो जाएगा। जब दो चार बार ऐसे कर लेंगे तो आपको ना कभी भी दिखेगा तो आप पहले उसको लिख लेंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए एक बचा है उसको भी देखते हैं। तो हमारा लास्टली है, वह क्यों रो रहा है। तो ये सीधे देखो कि जब भी बीच में है ना उसको राउंड कर दो। राउंड करने के बाद क्या करो ना, यहाँ पे आप अपने से क्या मान लो, क्या मान लो, लिख लो, कुछ भी कर लो। स्टार्टिंग है तो क्या से शुरू है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ये बात तो ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे आप, इज हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ही है। रोने की अंग्रेजी क्या ले लो आप, क्राई ले लो, ठीक है। तो देखो ये क्राई भी होता है, वीप भी होता है, ठीक है। तो क्राई और वीप में डिफरेंस जान लो, नहीं तो कहोगे मैं तो वीप जानता हूँ। तो वीप जानने से ठीक है। क्राई का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति साउंड के साथ रोता है, मैंने ध्वनि में चिल्ला चिल्ला के रोता है, ठीक है। और वीप का मतलब है ना कि जहाँ पे वो रो रहा है लेकिन साउंड नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अनुमान लगाना तो मुश्किल है नहीं कि वो रो रहा है तो कैसे रो रहा है, साउंड में है या बिना साउंड का है। तो हम लोग एजुअली ये मानते हैं कि भाई अगर कोई रोता है तो साउंड तो होता ही है, इसलिए हम साउंड वाले के लिए क्राई लगाते हैं और बिना साउंड वाले के लिए वीप होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आपका सब हो गया, क्या के लिए ईज हो गया, मतलब वाकई ही, और रोने की अंग्रेजी क्राइंग होगी। बचा क्या, क्यों। तो क्या की अंग्रेजी लिख दो यम। यम लिखने का मतलब क्या है, यहाँ। तो अब देखो ये आपका हो गया वाई एच ई क्राइंग, अर्थात कि वह क्यों रो रहा है। तो जी फ्रेंड अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 2 सेंटेंसेस को बड़े आसानी से सीख लिए होंगे।
अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा और इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा। तो अब इसके जो अभी भी दो पार्ट बचे हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस और आपका बचा हुआ है इंट्रोगेटिव। तो जस्ट मैं अभी आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ, ठीक है। हाय फ्रेंड, जस्ट हम अभी जैसे नेगेटिव की बात करने वाले थे, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लिखा है। तो यहाँ देखिए वाक्य की बात हम करें कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अभी भी हम लोग कंटिन्यूअस में ही तो हैं कि वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो जैसे ही समझ में आया कि रहा वो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो वह स्कूल नहीं जा रहा मतलब कि नकारात्मक बात हो गई, घबराने की कोई बात नहीं। सीधे सीधे देखिए ट्रांसलेशन में चलते हैं। वह की अंग्रेजी क्या होती है, वह की अंग्रेजी आपकी ही है, ठीक है। अब क्या है, हेल्पिंग और आपको मिलेगा इज, और हमेशा जो है नॉट ना हेल्पिंग और उसके बाद आएगा, हमेशा नॉट हेल्पिंग और के बाद आता है। तो यहाँ देखिए ही इज क्या हो जाएगा, नॉट। अब कौन सा काम करना जानने का, तो ये हो जाएगा गोइंग, ठीक है। तो ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल। तो हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। जी बिल्कुल आपने सही समझा कि ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, की वह स्कूल नहीं जा रहा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आपने लिया हुआ सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए इस तरीके से ये बातें, ये आपका एस एन एस है और ये है आपके लिए ई एन एस है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल के साथ आप लगाएंगे एच, और यहाँ आई, और आई के लिए आप लगाते हैं एम, ठीक है। और बाकी प्लूरल के साथ आप लगाते हैं आर। अब फ्रेंड यहाँ देखेंगे दोनों के, यानी तीनों के साथ आप क्या करेंगे, तो तीनों के साथ आप लगाएंगे एन ओ टी, यानी नॉट। अब इस नॉट के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब में आई एन जी लगाएंगे। अब फ्रेंड देखिए प्लस यहाँ जोड़ दीजिएगा आप ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ईटीसी। अगर ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला रूल अगर आपको आपके पास है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी होगी। क्या कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट है, बाकी आईएनजी को आप पहले से लगा दें, ठीक है, बहुत आसान है। एक और देख लेते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए नहीं पढ़ रहा हूँ तो मतलब कंटिन्यूअस है, और नहीं पढ़ रहा हूँ तो मतलब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है। तो कौन अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, मैं। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई, और आई के साथ सीधे चलिए, आई के साथ क्या मिलेगा आपको, आई एम के बाद क्या मिल रहा है, नॉट, ठीक, नॉट। तो आई एम नॉट, क्या नॉट, पढ़ना नहीं पढ़ रहा, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड। तो ये हो गया ना फ्रेंड, आई एम नॉट रीड, तो आप उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। ये हो गया आपका ही, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड आपने बिल्कुल समझा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी। तो आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, आपने सही समझा कि आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, बिल्कुल सही है कि आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि ये देखिए रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ, और नहीं है ये नेगेटिव हुआ, तो आई बनाते हैं। वे लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वे लोग की अंग्रेजी आपकी हो जाएगी दे। अब दे के बाद आप देखेंगे प्लूरल, तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर। अब यहाँ से फिर आपको मिलेगा एन ओ टी, मतलब ये हो जाएगा आपका नॉट। तो ये हो गया ना कि दे आर नॉट, क्या नहीं कर रहे, खेल रहे हैं। तो दे आर नॉट, खेलने की अंग्रेजी आपके लिए प्ले, इसमें आप अंग्रेजी लगा प्ले। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, यानी दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये फ्रेंड आपने बिल्कुल सही देखा कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मतलब हो जाएगा दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस था वो बहुत आसानी से क्लियर हो गया। अब हम तीसरे वाले सेंटेंस को तो कंप्लीट कर लिए, तो अब फ्रेंड हम चलते हैं चौथे वाले पार्ट में। तो चौथे वाले पार्ट का नाम होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ का मतलब ये है कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में यही कहा जाता है कि प्रश्न भी हो और नहीं भी, यानी जो प्रश्न बने उसमें नहीं का भाव है, ठीक है।
चलिए देखते हैं फ्रेंड, मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अभी भी हम लोग कंटिन्यूअस नहीं चल रहे हैं। तो देखिए रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो पूरा वाक्य पढ़ लीजिए। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है? तो इस तरह से बड़ा आपको कठिन सा लग सकता है, लेकिन यहाँ कठिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। थोड़े से परिवर्तन कर देने से ये बन जाता है। तो परिवर्तन कहाँ करना है जरा देखिए। अगर ये लिखा है कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो मैं कहता हूँ ना कि इस क्या को मतलब कवर कर लो दिखने में और पढ़ो, वह स्कूल नहीं जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जो यहाँ लिखा है ना, ये तो मैंने अभी पीछे ही पढ़ा, जैसे यहाँ देखिए वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये बेहद आसान कैसे। इसको ट्रांसलेट कर लो, वही उठा के यहाँ लिख दो सीधे सीधे। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए आपने इतना लिख लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या परिवर्तन से हम इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये नहीं है तो नेगेटिव है। अब ये आगे क्या है, इंट्रो मतलब प्रश्न, तो आगे क्या करेंगे ना, प्रश्नवाचक शब्द लगा दो। वो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या लगा। और आपको मैंने हमेशा से बताया है पिछली वीडियो से और इस वाले में भी, जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो ना, उसके जस्ट नीचे खींच करके हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो आप देख रहे हो पूरे वाक्य में आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज है। भैया यहाँ पे क्या कर दो ना, क्या के नीचे इज लगा दो। अब एक बात आप लोग जानते होंगे कि एक जंगल में दो शेर नहीं, या फिर एक म्यान में दो तलवार नहीं। तो ठीक उसी वाले तर्ज पे ना मेरे भी सेंटेंस में एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक जो सेम हेल्पिंग वर्ब होता है वो एक सेंटेंस में दो बार नहीं आता, तो कौन हटेगा। तो जब हटाने की बात आएगी तो आपको पता है कि जो पहले आता है ना चेयर वही आता है, जो बाद में आता है वो खड़ा रहता है। तो देखिए जो पहले आया उसकी पोजीशन तो फिक्स है कि वो तो रहेगी। अब जो बाद में आया है ना उसकी रिस्क में रहेगी। तो निरिस्ट तो मतलब कि यहाँ से इज को क्या करेंगे ना, हम हटा देंगे। अब हटा करके आप इसे पढ़िए, आपका पूरा बन गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। आपने देखा फ्रेंड्स, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि निगेटिव के हिंदी वाले वाक्य में क्या बनाएंगे और इंग्लिश वाले वाक्य से हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख देंगे। ठीक है, आइए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नहीं, अभी रूल बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ था इज, और सेकंड नंबर पे लिया हुआ था एम, और थर्ड नंबर पे हमने लिया था आर। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद हमने लिया हुआ था सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया हुआ था नॉट, और नॉट के बाद आपने लिखा हुआ था वर्ब। वर्ब में क्या था आपका आईएनजी, और आईएनजी के बाद आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा आपका एबीसी। तो जी फ्रेंड, आपने ये बिल्कुल आसानी से रूल भी बना लिया। देखो रूल रटा नहीं जाता ना, एक बार सीख लो बनाना, हाउ वी कैन मेक दिस, हम कैसे इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखना, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ लिखा है, डरने की कोई बात नहीं, इसे कवर कर लो। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये वाला ना अभी आप पीछे सीखेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो टोटल क्या है, जो लिखा वही लिख दीजिए। तो यहाँ लिखिए सीधे, मैं के नीचे आई और फिर क्या, एम और फिर क्या, ना और फिर क्या, रीडिंग और फिर क्या, इंग्लिश। ठीक है, ये आपने लिख दिया, बना लिया कि आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश। तो यानी कि आप देख रहे हैं नकारात्मक वाक्य आपको बनाना आ गया, तो परेशानी किस बात की। अगर नकारात्मक है यानी निगेटिव तो बन गया, निगेटिव के आगे इंट्रो लगाना ना, तो हिंदी में क्या करो ना, सामने क्या लिख दो, तो आपने क्या लिख दिया। अब इंग्लिश में क्या परिवर्तन है, इंग्लिश में छोटा सा एक परिवर्तन है कि हेल्पिंग वर्ब को ना सब्जेक्ट के आगे रखना है। देखिए सब्जेक्ट के आगे लाना है, या तो आपको क्या के नीचे लिखना है। हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है, आई एम, तो आई एम को यहाँ बुला दीजिए। जब आई एम आगे है तो पीछे इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देते। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लगा देते, पढ़ लीजिए, एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो बेहद आसान हुआ कि नहीं, बिल्कुल आसान हो गया कि निगेटिव वाक्य में
निगेटिव वाक्य के हिंदी में क्या लगा दो तो वो प्रश्नवाचक नकारात्मक बन जाएगा, और उसी निगेटिव अगर इंग्लिश में लिखा हुआ तो हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो तो वो आपका इंट्रोगेटिव वाक्य तैयार हो जाता है। आइए फ्रेंड, मेरे पास एक सेंटेंस और भी, जैसे देखिए, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, ये लिखा है, लिखा है। तो यहाँ पे आप देखो, आप अगर क्या को कवर कर दो, ढक लो, तो आपको मिलेगा कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ना, तो ये वाली बात आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ। और इसका ट्रांसलेशन क्या है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आप लिख दो सीधे सीधे, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बिल्कुल आपने सही सुना कि दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट लिखो, ठीक है। अब क्या करना है कि जब हिंदी में इसने क्या लगा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या फर्क होता है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आप जाहिर है कि जब हेल्पिंग वर्ब पहले तो बीच में तो रहेगा नहीं, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे अपना अच्छे से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और ऐसे पढ़ के दिखा दीजिए। आर दे नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। एक आता है ऐसा नहीं कि जो बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द हो और नहीं भी हो, बीच में प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं भी हो, तो घबराने की भी बात नहीं है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, इसको क्या करना है, गोला कर देना। जब भी कोई बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए ना, इसको गोला कर दो, छोड़ दो, और जो बच रहा है उसको ट्रांसलेट कर दो। मतलब क्या, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यानी फ्रेंड ये देखिए, आपका नेगेटिव ऐसा हो गया कि ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है। और हम पूछ रहे हैं ना कि वो नहीं जा रहा है, हमने पूछा क्यों नहीं जा रहा है, तो एक प्रश्न है ना। प्रश्न के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया कि यहाँ पे क्या लगा दो, अपने से क्या जोड़ना। अब जब आगे क्या आएगा ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ लेना है, आगे ले लेना। आप यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब आगे ले लो, ठीक है। अब ये हो गया आपके हिसाब से, इसको हटा दो। इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा, तो क्या वाला तो है नहीं, क्योंकि बीच में क्यों आया, तो क्यों को क्या करो ना, तुरंत आगे लग रख दो। आगे लग रखने में आपके अप्लाई है, ऐसे रख दीजिए और ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है, कि वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, अर्थात वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा। तो जी फ्रेंड, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने इसकी पहचान की भी बात करी है, ये रहा नहीं होता है, और हेल्पिंग वर्ब की बात करी कि ये मार होता है, और मैंने बताया कि वर्ब इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्मेट में चलता है। और वन बाय वन हमने सीख लिया है, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, फिर इंट्रोगेटिव को, और फिर हमने सीखा निगेटिव को, और फाइनली हमने पूरा कर लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जी फ्रेंड, मुझे पूरा उम्मीद है आप अगली बार समझ चुके होंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं मोटिवेट होकर के आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। और इस सीरीज को मुझे पूरा करना है, जैसे कि टेंस की सीरीज चल रही है, और टेंस का आज हम लोगों ने दूसरा वाला पार्ट सीख लिया। 12 होते हैं, तो हमने 12 में से हमने 2 कवर किए हैं। जैसे कि प्रेजेंट से रिलेट कर रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पूरा कर दिया। तो अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो ये सब चीज़ों के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।